नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात इटावा उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। सैफई थाना प्रभारी चंद्रदेव यादव अपने कक्ष में बैठे थे। तभी 30-32 साल का एक युवक उनके पास आया। वो घबराया हुआ था। उसके माथे पर भय और चिंता की लकीरें थी। थाना प्रभारी के पूछने पर उसने बताया, सर मेरा नाम अनुपम है। मैं मूल रूप से मैनपुरी जिले के किसनी थाना अंतर्गत गांव खड़ेपुर का रहने वाला हूं। मेरी पत्नी कंचन सैफई के पैरामेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। 2 दिनों से वो लापता है। उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा है। तुमने पता करने की कोशिश की कि वो अचानक कहाँ लापता हो गई? थाना प्रभारी ने पूछा। सर मैं गुरुग्राम में प्राइवेट नौकरी करता हूँ। कंचन से मेरी हर रोज बात होती थी। 24 सितंबर 2019 को भी दोपहर करीब 1:45 बजे मेरी उसके साथ बात हुई थी, लेकिन उसके बाद बात नहीं हुई। मैं शाम से लेकर देर रात तक उससे बात करने की कोशिश करता रहा, पर उसका फोन बंद था। आशंका हुई तो मैं सैफई आकर हॉस्टल गया तो पता चला कि कंचन 24 सितंबर को 2 बजे हॉस्टल से ये कहकर निकली थी कि वो अस्पताल जा रही है। उसके बाद वो हॉस्टल नहीं लौटी। इसके बाद मैंने कंचन की हर संभावित जगह पर खोज की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सर आप मेरी रिपोर्ट दर्ज कर मेरी पत्नी को खोजने में मदद करें, अनुपम ने कहा। सैफई मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से नर्सिंग छात्रा का अचानक गायब हो जाना वास्तव में एक गंभीर मामला था। थाना प्रभारी चंद्रदेव ने आनंद फानंद में कंचन की गुमशुदगी दर्ज कर ये सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी। ये 26 सितंबर 2019 की बात है। इसके बाद थाना प्रभारी ने अनुपम से पूछा, अनुपम तुम्हारी पत्नी का चरित्र कैसा था? कहीं उसका किसी से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा था? नहीं सर, उसका चरित्र ठीक ठाक था। वैसे भी वो अपना कैरियर दांव पर लगाकर किसी के साथ नहीं जा सकती, अनुपम ने कहा। सर मुझे लगता है कि गलत इरादे से किसी ने उसका किडनैप कर लिया है। तुम्हें किसी पर शक है? यादव ने अनुपम से पूछा। नहीं सर, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, इसलिए किसी पर शक भी नहीं है, अनुपम ने बताया। अनुपम से पूछताछ के बाद चंद्रदेव यादव सैफई मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने हॉस्टल की वार्डन भारती से पूछताछ की। भारती ने बताया कि कंचन का व्यवहार बहुत अच्छा था। वो अपनी साथी छात्राओं के साथ मिलजुल कर रहती थी। 24 सितंबर को दोपहर 2 बजे वो हॉस्टल से अस्पताल गई थी, लेकिन अस्पताल नहीं पहुंची। हॉस्टल और अस्पताल के बीच उसके साथ कुछ हुआ है। उसका मोबाइल फोन भी बंद है। अस्पताल प्रशासन भी अपने स्तर से कंचन की खोज में जुटा है, पर उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा है। थाना प्रभारी चंद्रदेव यादव ने मेडिकल कॉलेज में जांच पड़ताल की तो पता चला कॉलेज में कंचन ने वर्ष 2017 और 2018 में एएनएम के प्रशिक्षण हेतु नर्सिंग छात्रा के रूप में प्रवेश लिया था। वो इस साल अंतिम वर्ष की छात्रा थी। वो व्यवहार कुशल थी। यादव ने कंचन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रही कई छात्राओं से पूछताछ की तो उन्होंने उसे बेहद शालीन और मृदभाषी बताया। साथ ही छात्राओं ने इस बात को भी नकारा कि उसका किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा था। थाना प्रभारी ने हॉस्टल वार्डन भारती के सहयोग से कंचन के हॉस्टल रूम की तलाशी ली, लेकिन रूम में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। न ही कोई ऐसा प्रेम पत्र मिला जिससे पता चलता कि उसका किसी से प्रेम संबंध था। हॉस्टल व कॉलेज के बाहर कई दुकानदारों से भी यादव ने पूछताछ की, लेकिन उन्हें कंचन के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कंचन कहाँ चली गई। थाना प्रभारी चंद्रदेव ने कंचन की ससुराल खड़ेपुर जाकर उसके ससुराल वालों से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने पुलिस का सहयोग नहीं किया। उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि कंचन ससुराल में बहुत कम रही है। वो या तो मायके में रही या फिर हॉस्टल में, इसलिए उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। कंचन का मायका इटावा जिले के थाना जसवंत नगर के गांव जगसोरा में था। यादव जगसोरा पहुंचे और कंचन के पिता शिव पूजन तथा मां उमा देवी से पूछताछ की। कंचन के माता पिता उसके लापता होने से दुखी तो थे,
लेकिन उसके संबंध में जानकारी देने में संकोच कर रहे थे। जब वहां से भी कंचन के बारे में कोई काम की बात पता नहीं चली तो वो थाने लौट आए। अनुपम पत्नी के लापता होने से बहुत परेशान था। जसवंत नगर सैफई इटावा जहां से भी अखबार के माध्यम से उसे अज्ञात महिला की लाश मिलने की खबर मिलती वो वहां पर पहुंच जाता। धीरे धीरे 10 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस कंचन का पता लगाने में नाकाम रही। अनुपम हर दूसरे तीसरे दिन थाना सैफई पहुंच जाता और पत्नी के संबंध में थाना प्रभारी से सवाल जवाब करता। चंद्रदेव उसे सांत्वना देकर वापस भेज देते थे। जब अनुपम के सब्र का बांध टूट गया तो वो एसपी ओमवीर सिंह के ऑफिस पहुंचा। उसने उन्हें अपनी पत्नी के गायब होने की बात बता दी। नर्सिंग छात्रा कंचन के लापता होने की जानकारी ओमवीर सिंह को पहले से ही थी। वो इस मामले की मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। ओमवीर सिंह ने अनुपम को आश्वासन दिया कि पुलिस जल्द ही उसकी लापता पत्नी की खोज करेगी। आश्वासन पाकर अनुपम वापस घर लौट आया। एसपी ओमवीर सिंह ने लापता कंचन को खोजने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम में उन्होंने सैफई थाना प्रभारी चंद्रदेव यादव, एसआई राजवीर सिंह, वसुदेव सिंह, विपिन कुमार, महिला एसआई अंजलि तिवारी, सर्विलांस प्रभारी सत्येंद्र सिंह, कांस्टेबल अभिनव यादव तथा सर्वेश कुमार को शामिल किया। टीम की कमान खुद एसपी ओमवीर सिंह ने संभाली। विशेष टीम ने सबसे पहले कंचन के पति अनुपम तथा उसके माता पिता से पूछताछ की। इसके बाद टीम ने कंचन के माता पिता तथा पड़ोस के लोगों से जानकारी हासिल की। टीम को आशंका थी कि कंचन का अपहरण दुष्कर्म करने के लिए किया जा सकता है, इसलिए टीम ने क्षेत्र के इस प्रवृत्ति के कुछ अपराधियों को पकड़कर उनसे भी पूछताछ की, लेकिन कंचन के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। सर्विलांस प्रभारी सत्येंद्र सिंह ने कंचन का मोबाइल फोन नंबर सर्विलांस पर लगा दिया ताकि कोई जानकारी मिल सके, पर मोबाइल फोन बंद होने से कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इधर थाना प्रभारी एसआई अंजलि तिवारी व टीम के अन्य सदस्यों के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे और कंचन के हॉस्टल रूम की एक बार फिर से छानबीन की। गहन छानबीन के दौरान उन्हें वहां मोबाइल फोन के 2 खाली डिब्बे मिले। दोनों डिब्बे उन्होंने सुरक्षित रख लिए। टीम ने सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुल सचिव सुरेश चंद्र शर्मा से बात की, साथ ही अन्य कई लोगों से भी कंचन के संबंध में जानकारी जुटाई। कुल सचिव ने कहा कि वो स्वयं भी कंचन के लापता होने से चिंतित है, क्योंकि ये उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। महिला एसआई अंजलि तिवारी ने कंचन के हॉस्टल रूम से बरामद दोनों डिब्बों पर अंकित IMEI नंबरों की जांच की तो पता चला कि इन नंबरों के दोनों फोनों में 2 सिम नंबर काम कर रहे थे। एक फोन का सिम कंचन के नाम से खरीदा गया था, जबकि दूसरा आनंद किशोर पुत्र हाकिम सिंह, जो कि नगला महाजित सिविल लाइंस इटावा का रहने वाला था, उसके नाम से खरीदा गया था। पुलिस टीम 12 अक्टूबर 2019 की रात को आनंद किशोर के घर पहुंच गई। वो घर पर ही मिल गया तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। थाना सैफई लाकर आनंद किशोर से पूछताछ शुरू की गई। तब आनंद किशोर ने बताया कि सर, मैं किसी कंचन नाम की लड़की को नहीं जानता। तुम सरासर झूठ बोल रही हो। तुम कंचन को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारे द्वारा दिया गया मोबाइल फोन का डिब्बा उसके हॉस्टल रूम से बरामद हुआ है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि सारी सच्चाई बता दो, वरना। थाना प्रभारी चंद्रदेव का कड़ा रूप देखकर आनंद किशोर डर के मारे कांपने लगा। वो बोला, सर, ये सच है कि मैंने ही बात करने के लिए उसे मोबाइल फोन खरीद कर दिया था। तो बताओ कंचन कहाँ है? उसे तुमने कहाँ छिपा कर रखा है? यादव ने पूछा। सर, कंचन अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने उसकी हत्या कर दी है, आनंद ने बताया। क्या, कंचन को मार दिया? वो चौंके। हाँ सर, मैंने कंचन की हत्या कर दी है। मैं जुर्म कबूल करता हूँ। उसकी लाश कहाँ है? थाना प्रभारी ने पूछा। सर, लाश मैंने भितोरा नहर में फेंक दी थी। फिर उसके दोनों मोबाइल तोड़कर जबसोरा बम्बा के पास फेंक दिए थे। खून से सने अपने कपड़े, शर्ट, पैंट और तौलिया भी वही जला दिए थे। चाकू भी वही फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस टीम ने आनंद किशोर की निशानदेही पर जगसोरा बम्बा के पास से 2 टूटे मोबाइल तथा आला कतल चाकू बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस टीम आनंद किशोर को साथ लेकर जसवंत नगर क्षेत्र की भितोरा नहर पहुंची। वहां आनंद किशोर ने नहर किनारे जलाए अधजले कपड़े बरामद करा दिए।
हत्या में इस्तेमाल आनंद किशोर की ओमनी कार भी पुलिस ने उसके घर से बरामद कर ली। आनंद किशोर की निशानदेही पर पुलिस ने अब तक मोबाइल फोन, चाकू, अर्धजले कपड़े तथा हत्या में प्रयोग की गई कार तो बरामद कर ली थी, लेकिन कंचन की लाश बरामद नहीं हो पाई थी। इसलिए लाश बरामद करने के लिए पुलिस आनंद को एक बार फिर से भितोरा नहर ले गई, जहां उसने लाश फेंकने की बात कही थी। वहां तलाश कराई गई, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी कंचन की लाश बरामद नहीं हो सकी। चूंकि आनंद किशोर ने कंचन की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया था और हत्या में इस्तेमाल कार तथा चाकू भी बरामद करा दिया था, इसलिए थाना प्रभारी चंद्रदेव यादव ने गुमशुदगी के इस मामले को हत्या में तरमीम कर दिया और धारा 302, 201 के तहत आनंद किशोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके उसे विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने कंचन की हत्या का पर्दाफाश करने तथा उसके कातिल को पकड़ने की जानकारी एसपी ओमवीर सिंह को दे दी। उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता की और हत्या के आरोपी को मीडिया के सामने पेश करके नर्सिंग छात्रा कंचन की हत्या का खुलासा कर दिया। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के थाना जसवंत नगर क्षेत्र में एक गांव है जगसोरा। इसी गांव में शिव पूजन अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी उमा देवी के अलावा 2 बेटियां कंचन, सुमन तथा एक बेटा राहुल था। शिव पूजन खेती किसानी करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति सामान्य थी। शिव पूजन के तीनों बच्चों में कंचन सबसे बड़ी थी। वो खूबसूरत तो थी ही, पढ़ने लिखने में भी तेज थी। उसने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट साइंस विषय से प्रथम श्रेणी में पास किया था। कंचन पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, जबकि उसकी मां उमा देवी उसकी पढ़ाई बंद करके कामकाज में लगाना चाहती थी। उमा देवी का मानना था कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की के लिए घरवर तलाशने में परेशानी होती है, लेकिन बेटी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। कंचन ने इटावा के महिला महाविद्यालय में बीएससी में दाखिला ले लिया। बीएससी की पढ़ाई के दौरान ही एक रोज कंचन की निगाह अखबार में छपे विज्ञापन पर पड़ी। विज्ञापन द्रौपदी देवी इंटर कॉलेज नगला महाजीत सिविल लाइन इटावा से संबंधित था। कॉलेज को जूनियर सेक्शन में साइंस टीचर की आवश्यकता थी। विज्ञापन पढ़ने के बाद कंचन ने शिक्षिका पद के लिए आवेदन करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि पढ़ाने से एक तो उसका ज्ञान वर्धन होगा, दूसरे उसके खर्चे लायक पैसे भी मिल जाएंगे। कंचन ने अपने माता पिता से इस नौकरी के लिए अनुमति मांगी तो उन्होंने उसे अनुमति दे दी। कंचन ने द्रौपदी देवी इंटर कॉलेज में शिक्षिका पद हेतु आवेदन किया तो प्रबंधक हाकिम सिंह ने उसका चयन कर लिया। हाकिम सिंह इटावा शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत नगला महाजीत में रहते थे। ये उनका ही कॉलेज था। कंचन इस कॉलेज में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को विज्ञान पढ़ाने लगी। कंचन पढ़ने पढ़ाने में लगनशील थी, इसलिए कुछ ही महीनों के बाद वो बच्चों की प्रिय टीचर बन गई। इसी स्कूल में एक रोज आनंद किशोर की निगाह खूबसूरत कंचन पर पड़ी। आनंद किशोर कॉलेज प्रबंधक हाकिम सिंह का बेटा था। हाकिम सिंह कॉलेज के प्रबंधक जरूर थे, लेकिन कॉलेज की देखरेख आनंद किशोर ही करता था। कंचन हुस्न और स्वभाव की बेमिसाल मूरत थी। उसे देखकर आनंद किशोर उस पर मोहित हो गया। वो उसे दिलो जान से चाहने लगा। कंचन ये जानती थी कि आनंद कॉलेज मालिक का बेटा है, इसलिए उसने भी उसकी तरफ कदम बढ़ाने में अपनी भलाई समझी। उसे लगा कि आनंद ही उसके सपनों का राजकुमार है। जब चाहते दोनों की पैदा हुई तो प्यार का बीज अंकुरित हो गया। कंचन आनंद के साथ घूमने फिरने लगी। इस दौरान उनके बीच में अवैध संबंध भी बन गए। आनंद के प्यार में कंचन ऐसी दीवानी हुई कि घर भी देर सवेर पहुंचने लगी। माँ उसे टोकती तो कोई ना कोई बहाना बना देती। उमा देवी उसकी बात पर सहजी विश्वास भी कर लेती, लेकिन विश्वास की भी कोई सीमा होती है। कंचन जब आए दिन देरी से घर पहुंचने लगी तो उमा देवी का माथा टनका। उसने पति शिव पूजन को कंचन पर नजर रखने को कहा। शिव पूजन ने कंचन की निगरानी की तो जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। उन्हें पता चला कि कंचन कॉलेज प्रबंधक के बेटे आनंद किशोर के प्रेम जाल में फंस गई है और उसी के साथ गुलछर्रे उड़ाती है। शिव पूजन ने इस सच्चाई से पत्नी को अवगत कराया तो उमा देवी ने माथा पीट लिया। पति पत्नी ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया और बदनामी से बचने के लिए कंचन की शादी जल्दी से करने का निश्चय किया। तब तक कंचन बीएससी पास कर चुकी थी।
इसलिए माँ ने एक दिन उससे कहा, कंचन अब तेरा बीएससी पूरा हो चुका है, अब स्कूल में पढ़ाना छोड़ दे, प्राइवेट नौकरी से तेरा भला होने वाला नहीं है। कंचन ने कुछ कहना चाहा तो माँ ने बात साफ कर दी। क्या ये सच नहीं है कि तेरे और आनंद के बीच में गलत रिश्ता है? तुम दोनों के प्यार के चर्चे पूरे स्कूल में हो रहे हैं, इसलिए अब तू उस स्कूल में पढ़ाने नहीं जाएगी। उमा देवी ने जो कहा था वो सही था। स्कूल प्रबंधक हाकिम सिंह भी उसे सावधान कर चुके थे, पर अपने बेटे आनंद के कारण वो उसे स्कूल से निकाल नहीं पा रहे थे। चूंकि सच्चाई सामने आ गई थी, इसलिए कंचन ने भी स्कूल छोड़ने का मन बना लिया। उसने इस बात से आनंद किशोर को भी अवगत करा दिया था। क्योंकि बेटी के बहकते कदमों से शिव पूजन परेशान थे, इसलिए उन्होंने कंचन के लिए घर वर की तलाश शुरू कर दी। कुछ महीने की भागदौड़ के बाद उन्हें एक लड़का पसंद आ गया। लड़के का नाम था अनुपम कुमार। अनुपम कुमार के पिता रामचरण मैनपुरी जिले के किसनी थाना अंतर्गत गांव खड़ेपुर के रहने वाले थे। 3 भाई बहनों में अनुपम कुमार सबसे बड़ा था। रामचरण के पास 5 बीघा जमीन थी। उसी की उपज से परिवार का भरण पोषण होता था। अनुपम गुरुग्राम में प्राइवेट नौकरी करता था। दोनों तरफ से बातचीत हो जाने के बाद 7 फरवरी 2014 को धूमधाम से कंचन की शादी अनुपम के साथ हो गई। शादी के 1 महीने के बाद जब अनुपम नौकरी पर चला गया तो कंचन मायके आ गई। कंचन थोड़े दिनों के बाद आनंद से मिली तो उसने शादी करने को लेकर शिकवा शिकायत की। कंचन ने उसे धीरज बंधाया कि जिस तरह से वो उसे शादी के पहले प्यार करती थी वैसा ही प्यार वो करती रहेगी। कंचन जब भी मायके आती आनंद के साथ खूब मौज मस्ती करती। आनंद किशोर के माध्यम से कंचन अपना भविष्य भी बनाना चाहती थी। वो मेडिकल लाइन में जाने के लिए प्रयास कर रही थी। दरअसल वो एनएम बनना चाहती थी। इधर पिता के दबाव में आनंद किशोर ने भी उषा नाम की खूबसूरत युवती से शादी कर ली। लेकिन खूबसूरत पत्नी पाकर भी आनंद किशोर कंचन को नहीं भुला पाया। वो उससे संपर्क बनाए रहा। आनंद किशोर के पास ओमनी कार थी। इसी कार से वो कंचन को कभी आगरा तो कभी बटेश्वर घुमाने ले जाता था। आनंद की पत्नी उषा को उसके और कंचन के नाजायज रिश्तों की जानकारी नहीं थी। वो तो पति को दूध का धुला समझती थी। सन 2017-18 में कंचन का चयन बीएससी नर्सिंग के 2 वर्षीय एनएम प्रशिक्षण के लिए हो गया। सैफई मेडिकल कॉलेज में कंचन एनएम की ट्रेनिंग करने लगी। वो वहीं के हॉस्टल में रहने भी लगी। कंचन का जब कहीं बाहर घूमने का मन करता तो वो प्रेमी आनंद को फोन करके बुला लेती थी। आनंद अपनी कार लेकर कंचन के मेडिकल कॉलेज पहुंच जाता। फिर दोनों दिन भर मस्ती करते। आनंद कंचन की भरपूर आर्थिक मदद भी करता था और उसकी सभी डिमांड भी पूरी करता था। आनंद ने कंचन को एक महंगा मोबाइल खरीद कर दिया था। इस मोबाइल से वो आनंद से बात करती थी। कंचन आनंद से प्यार जरूर करती थी, लेकिन उसका अपने पति अनुपम कुमार से भी खूब लगाव था। वो हर रोज पति से बतियाती थी। अनुपम भी उससे मिलने उसके कॉलेज आता जाता रहता था। इस तरह कंचन ने एनएम प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त कर द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले लिया था। कंचन और उसके प्रेमी आनंद किशोर के रिश्तों में दरार तब पड़ी जब आनंद ने शहरी क्षेत्र में 5-6 लाख की जमीन अपनी पत्नी उषा के नाम से खरीदी। ये जमीन खरीदने की जानकारी जब कंचन को हुई तो उसने विरोध जताया। आनंद, उषा तुम्हारी घरवाली है तो मैं भी तो बाहर वाली हूँ, मुझे भी 3 लाख रुपए चाहिए। धीरे धीरे कंचन आनंद को ब्लैकमेल करने पर उतर आई। अब जब भी वे दोनों मिलते कंचन रुपयों की डिमांड करती। आनंद के मना करने पर कंचन दोनों के रिश्तों को सार्वजनिक करने तथा उषा को सब कुछ बताने की धमकी देती। कंचन की ब्लैकमेलिंग और धमकी से आनंद घबरा गया। आखिर उसने इस समस्या से निजात पाने के लिए कंचन की हत्या करने की योजना बना ली। 24 सितंबर 2019 की दोपहर आनंद ने कंचन को घूमने के लिए राजी किया। फिर 1:45 बजे वो अपनी कार लेकर सैफई मेडिकल कॉलेज पहुंच गया। कंचन हॉस्टल से ये कहकर निकली थी कि वो हॉस्पिटल जा रही है, लेकिन वो आनंद किशोर की कार में बैठकर घूमने निकल गई। आनंद उसे बटेश्वर लेकर गया और कई घंटे सैर सपाटा कराता रहा। वापस लौटते समय कंचन ने उससे पैसों की डिमांड की। इस बात को लेकर दोनों में कहा सुनी भी हुई। तब तक शाम के 7 बज चुके थे और अंधेरा छाने लगा था। आनंद किशोर ने अपनी कार जसवंत नगर क्षेत्र के
भितोरा नहर पर रुकी और फिर सीट पर बैठी कंचन को दबोचकर उसे चाकू से गोद डाला। हत्या करने के बाद उसने कंचन के शव को नहर में फेंक दिया। फिर वही नहर की पटरी किनारे खून से सने कपड़े जला दिए। वहां से चलकर आनंद ने जगसोरा बम्बा पर कार रोकी। वहां उसने कंचन के दोनों मोबाइल फोन तोड़कर झाड़ी में फेंक दिए थे। साथ ही खून से सना चाकू भी झाड़ी में फेंक दिया। इसके बाद वो वापस घर आ गया। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई कि उसने हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया है। 24 सितंबर को करीब 1:45 अनुपम कुमार की कंचन से बात हुई थी। उसके बाद जब बात नहीं हुई तो वो सैफई आ गया और कंचन की गुमशुदगी दर्ज कराई। सैफई पुलिस 18 दिनों तक लापता कंचन का पता लगाने में जुटी रही। उसके बाद हत्या का खुलासा हुआ, लेकिन कंचन की लाश फिर भी बरामद नहीं हुई। 14 अक्टूबर 2019 को थाना सैफई पुलिस ने हत्या के आरोपी अनंत किशोर को इटावा कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट AK सिंह की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जिला कारागार भेज दिया गया था और सैफई पुलिस कंचन की लाश बरामद करने के प्रयास में जुटी थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।